सास बिना ससुराल। ये देखिए सुषमा बहन, इस बार परिधि बिटिया के लिए एकदम अव्वल दर्जे का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का अच्छी नौकरी में है और अच्छा खासा कमाता है। वो तो ठीक है पंडित जी, मगर परिवार में कितने लोग रहते हैं ये बताइए, क्योंकि परिधि को छोटा परिवार चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं चाहिए जहाँ मेरी बेटी की सारी जिंदगी बर्तन घिसते, रोटियां बनाने और सबकी सेवा पानी में गुजर जाए। ऊपर से सास नंद की चिकचिकबाजी तो ये नहीं सहेगी, तीखी मिजाज वाली है। अब देखो बहन जी, एक साथ सारी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। आपको लड़का भी अच्छा खासा नौकरी पेशा और खानदानी चाहिए और परिवार भी छोटा चाहिए। वही सारी चीज कैसे होंगी। इसी बीच में पंडित जी के पास रामफल का फोन आता है। 1 मिनट सुषमा बहन, एक जरूरी फोन है। हेलो जी, रामफल जी। नमस्कार पंडित जी, मेरे मोहित की कोई बात बनी कि नहीं? आखिरकार कब उसकी शादी का संजोग बनेगा? अरे रामफल जी, बड़ी दुविधा है। सास बिना ससुराल में कोई भी रिश्ते वाले अपनी लड़की की शादी करवाने को राजी नहीं है। आप धीरज रखिए। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, नमस्कार। जैसे ही पंडित जी की बात परिधि सुनती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पंडित जी, क्या कहा आपने? क्या ऐसा रिश्ता बाकी है जिस घर में सास नहीं? फिर तो मुझको ये रिश्ता मंजूर है। क्या सच में बिटिया? क्या सच में बिटिया है बृहस्पति देवता? अब तो दोनों परिवारों की समस्या टल गई, मगर शादी होने तक मुझे इस बात को पर्दे में रखना होगा। आखिर पंडित जी दो परिवारों में कराए रिश्ते के बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पका रहे थे जिसका परिधि को भनक तक नहीं था। फोन पर ही लड़के लड़की की देखा देखी होती और पंडित जी रामफल निवास आते हैं। आइए, पधारिए पंडित जी। अरे समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। आपके कारण मेरे बेटे का संसार बसने जा रहा है। वैसे आपने लड़की वाले को इस बारे में बता तो दिया था ना? अरे रामफल जी, फिलहाल इस सच को पर्दे के भीतर ही रहने दीजिए। एक बार भेद खुल गया तो बनती बात बिगड़ जाएगी। मगर पंडित जी, झूठ की बुनियाद पर जोड़े गए रिश्ते कब तक चलेगा? अरे मोहित बेटा, भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। खैर, मैं शादी की तिथि बताने आया था। 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकला है, तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। देखते देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। धूमधाम से परिधि मोहित के 7 फेरे होते हैं और परिधि बहू बनकर ससुराल आती है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती तो अड़ोसन पड़ोसन उसे घूर घूर कर देखते हुए कुछ खुसुर फुसुर करती हैं। देख लो मंजू बहन, आजकल की मॉडर्न बहुएं तो ऐश मौज की जिंदगी ढूंढती हैं, तभी तो इस बेशर्म बहू ने सास बिना ससुराल चुना है। हद है, ये मोहल्ले की आंटी को भी बस मसला मिलना चाहिए। भाषण तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे ये मेरी सास लग रही है। बिना सास वाला ससुराल मैंने चुना है और गुर्दे इनके लाल हो रहे। सास ही तो नहीं है, जेठानी और ननद तो होंगी, उन्हें तो मैं मुट्ठी में कर लूंगी। परिधि इस प्रकार का ख्याली पुलाव पकाते हुए ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां उसके चारों देवर रजत, पूरब, विराट, मुकेश स्वागत के लिए खड़े थे और ससुर रामफल हाथों में आरती की थाली लिए हुए थे। आओ बहू, आओ, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये क्या भला है? ये ससुर जी मेरा गृह प्रवेश करवाएंगे? घर में और औरतें नहीं है क्या? ससुर बहू परिधि का आरती और गृह प्रवेश करवाते हैं और चारों देवर फूल बरसाते हैं। वेलकम टू द फैमिली भाभी। वेलकम टू द फैमिली भाभी। थैंक यू वेरी मच। भाभी, आपके आने से हमारे घर में रौनक सी आ गई है। हम बहुत खुश हुए। भाभी, अब तो डेली हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। पिताजी के हाथों का जला पराठा नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, बहू के आते ही दल बदल लिया। आजा तेरी खैर नहीं। अब अपनी भाभी को आराम करने दो, सफर की थकी हुई है। चलिए भाभी, हम आपको कमरे तक छोड़ाते हैं। ये सुनकर परिधि को अजीब लगता है। वह खुंदक में अंदर ही अंदर बड़बड़ाना शुरू कर देती है। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी अब मैं। अजीब हाल है, सारी रस्म ये मर्द लोग ही करवा रहे, पता नहीं औरतें कहाँ हैं। परिधि खुद ब खुद अपने कमरे में आती है, जहां वो अपने दोनों देवर रजत, मुकेश को कमरा सजाते देखकर लजा जाती है। जी आप दोनों यहाँ मेरे कमरे में? वो भाभी, दरअसल मैं और मुकेश आपके और भैया का बेड सजा रहे थे। देखकर बताओ, अच्छे से किया है ना डेकोरेशन? गुलाब के फूल और कैंडल्स सब रख दिया है, किसी चीज की कमी तो नहीं है? अपने देवरों से बेफिक्र अंदाज देखकर परिधि शर्म से लाल हो जाती है। जी देवर जी, सब बहुत अच्छा है। लगता है भाभी को ऑकवर्ड लग रहा है।
हमें जाना चाहिए। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। उन दोनों के कमरे से जाते ही परिधि गहरी सांस भरती है। तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। परिधि जैसे ही बाहर आती है तो ससुर हाथों में दूध का ग्लास लेके खड़े थे। बहू ये लो दूध का गिलास, मैंने इसमें काजू बादाम डाल दिया है, मोहित का मन पसंद है। ससुर जैसे ही दूध का ग्लास थमाते हैं, इस बार परिधि शर्म से पानी पानी हो जाती है। हे भगवान, सबके सब मुझको ठरकी नजर आ रहे हैं। इस मर्दों भरे ससुराल में औरत है भी कि नहीं? जो काम जेठानी ननद करती है वो ससुर देवर कर रहे हैं। तभी कमरे में मोहित आता है। परिधि गुस्से में तिल मिलाकर उसे तकिया फेंक कर मारती है। क्या बात है परिधि, क्या तुम मुझसे किसी बात के लिए खफा हो? मुझे मार क्यों रही हो? मेरी नाराजगी की वजह तुम अच्छे से जानते हो मोहित। ये सब क्या है? क्या इस घर में औरतें मौजूद नहीं है? परिधि, मैं तुम्हें बताने वाला था, मेरी कोई बहन नहीं है। माँ के गुजरने के बाद इस घर में मर्द ही रहते हैं, मगर एक तुम्हारे आ जाने से इस घर संसार का सूना आंगन खुशियों से फिर से महक उठा है। मेरा घर बसा दो परिधि। ऐसा कहते हुए मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिधि की सारी नाराजगी दूर हो जाती है, मगर कहते हैं ना, माँ बिना मायका और सास बिना ससुराल अधूरा रहता है। शादी की पहली सुबह ही परिधि को उठने में लेट हो जाता है। उफ, कितनी देर हो गई, आज तो पहला दिन है। परिधि आंखें मिचाते हुए कमरे से बाहर आती है, जहां पूरा घर किसी भंगार की तरह कूड़े कचरे से बिखरा हुआ था, जिसे देख वो माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, ये घर है या कूड़ेदान? यही फर्क होता है घर में औरत के होने और ना होने से। बिखरे ससुराल को समेटने में बेचारी अकेली परिधि थक कर चूर हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे सास की कमी खल रही थी। उफ, साफ सफाई करने में ही कमर टेढ़ी हो गई, अभी तो रसोई भी बाकी है। थके मिजाज से परिधि रसोई के भीतर आती है, जहां बावर्ची खाने का हाल और भी बदतर था। ये भगवान, रसोई का इतना गंदा हाल है। गैस चूल्हा कोयला जितना काला और पूरा का पूरा सिंक बर्तन से भरा हुआ है, जैसे हफ्ते भर के बर्तन एक बार में इकट्ठे हो गए हो। ऊपर से कितनी उमस भरी है। ये बोलते हुए परिधि जैसे ही खिड़की खोलती है तो सामने के पड़ोस वाले रसोई में सास बहू को मिलजुल कर हाथ बटाते देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। मुझे लगा था सास बिना ससुराल में मैं सुखी रहूंगी, मगर सास के बिना ससुराल अधूरा होता है। आज माँ जी होती तो ये घर स्वर्ग से सुंदर होता। परिधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आंसू पोंछकर काम निपटाती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर परोसती है। हालांकि मर्दों से भरे ससुराल में अकेली औरत होने के कारण उसके दिल में हिचक थी। वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है तुमने। किसी ने ठीक कहा है, औरत घर की लक्ष्मी होती है। एक उसके न होने से घर घर नहीं होता, बस पत्थर का मकान होता है। आज अगर वसुंधरा जिंदा होती तो बेहद खुश होती। ऐसा कहते हुए ससुर के साथ साथ चारों देवर और पति की आंखें भी भीग जाती हैं। सबको नाश्ता करवाने के बाद परिधि बर्तन धोती है, मगर रोजाना सास बिना ससुराल में उसे बिखरा घर संजोने में सारा दिन निकल जाता है। मगर अपने मन का ये एहसास वो कहती भी तो किसे। फिर एक दिन दर्द में परिधि छत पर कपड़े सुखा रही है तो पड़ोसन ताना मारती है। क्यों बहू रानी, कैसा लग रहा है सास बिन ससुराल में रहकर? मजा चख रही हो ना मर्दों के बीच में रहकर? सारा दिन सफाई कर्मचारी की तरह दिन बीतता है तुम्हारा। तभी तो घर में लुगाई होना जरूरी होता है विमला बहन, इन मर्दों को लगाम लगाने के लिए। मुझे तो इसके देवर ससुरे सब नियत के खोटे लगते हैं। ये सुनकर परिधि पड़ोसन पर भड़क कर उन्हें खरी खोटी सुनाती है। बस कीजिए आप लोग, दूसरों के घर में ताका झाकी करने से बढ़िया अपनी बहुओं का हाथ बटाओ। मगर परिधि की बातें उसका पति मोहित सुन लेता है। वो सबको इस बारे में बताता है, जिसके बाद ससुराल के सभी मर्द तय करते हैं कि वह परिधि को पूरा सहयोग देंगे। अगले दिन परिधि जब उठती है तो दो देवर नाश्ता बना रहे होते हैं। मंदिर से आरती की आवाज आ रही होती है और दो देवर साफ सफाई कर रहे होते हैं। ये खुशनुमा माहौल देखकर परिधि का दिल भर आता है। ये लो बहू, आरती लो। भाभी जल्दी से आ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता भी तैयार है। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की, मुझे उठा लेते। बहू, जब तू अपने सास बिन ससुराल में एडजस्ट कर रही है तो क्या हम तेरे साथ थोड़ा जल्दी जाग कर मदद नहीं करवा सकते? तूने इस घर आंगन को खुशियों से भरा है, तुझसे ही सारी रौनक है। सास तो नहीं बन सकता, मगर पिता बनकर और तेरे देवर तेरे भाई बनकर तुझे सहयोग देंगे। इसलिए अब दिल में कोई संकोच मत रखना। उस दिन के बाद से परिधि को अपनी सास बिन ससुराल में कोई हिचक नहीं हुई। वह घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। माँ जी, ऋषा के जोड़े के साथ साथ उसका रानी हार, शादी के बाद पहनने के लिए चूड़ा और साथ में थोड़ा बहुत कमरे की सजावट का भी तो सामान आएगा, मैं वो भी लिख लेती हूँ।
सही कहा। संगीता, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अगर तू मेरी बहू ना होती तो मेरा क्या होता। आपका घर पाकर तो मैं सौभाग्यवती हुई हूँ माँ। अच्छा, और सामान बताइए, 2 पायदान भी ले आऊंगी माँ, घर में नए बिछे हुए अच्छे लगेंगे। संगीता और शांता ऐसे ही बैठकर काफी देर लिस्ट बनाती नहीं। संगीता शांता की बहू थी। सालों से संगीता ने ही अपना घर संभाला हुआ था और अब संगीता का देवर भी शादी के लायक हो चुका था, तो उसकी शादी होने वाली थी। संगीता अभी शादी के सामान की लिस्ट बनाकर ही निपटी थी कि तभी उससे शांता बोली, बहू, अब तो इतनी सारी चीजें सोच सोच कर लिखने में थक गए। अब तू एक काम कर, जाकर अपनी और मेरी चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में आई। संगीता रसोई में गई और कुछ ही देर बाद चाय के साथ साथ आलू प्याज के बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े भी बनाकर ले आई। बहू, मैंने तो बस चाय को कहा था, ये पकौड़े। हाँ माँ, अब शाम के वक्त कभी कभी तो मौका मिलता है सास बहू को साथ में चाय पीने का, तो पकौड़ों के साथ उन्हें एंजॉय किया जाए ना। वो तो तूने सही कहा। वैसे बहू, अब बस कुछ ही दिन बाकी है तेरी ऐसी जोरदार कसरत के, उसके बाद तो दूसरी बहू भी घर आ जाएगी, तो तुझे जरा आराम मिल जाएगा। शांता की बात सुनकर संगीता बस मुस्कुरा दी। देखते ही देखते ये कुछ दिनों का फासला भी मिट गया और वो दिन भी आ गया जब संगीता के देवर की शादी हो गई और संगीता से काफी कम उम्र की लड़की उसकी देवरानी बनकर घर आई। संगीता बहू, तूने ही सालों से इस घर को संभाला हुआ है, आजा तू ही अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा। अरे माँ जी, अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है ऋषा। अब अपने पांव से इस कलश को गिराते हुए तुम घर में आ जाओ। जी। कलश को कौन से पांव से गिराना है? माँ ने शायद मुझे बताया था। ठीक है, मैं इसे गिराती हूँ। ऋषा ने गृह प्रवेश के लिए पांव तो सही से उठा लिया, लेकिन उसने कलश को इतनी तेज लात मारकर गिराया कि कलश गिरा नहीं बल्कि उड़ गया और वो उसके ससुर के सिर में लगने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। हे भगवान ऋषा, ये क्या किया तुमने? अरे बहू, मुझे तो लगा था कि आज मेरा सिर फूट कर ही रहेगा। अरे इतनी जोर से कौन कलश में लात मारता है? बहू, कलश गिराना होता है, फुटबॉल नहीं खेलते हैं उससे। मुझे माफ कर दीजिए। वो चल अब बस कर संगीता बहू, इसे इसका कमरा दिखा। आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता है, बस बेकार के काम करवा लो। शांता को अंदाजा हो गया था कि उसके घर की बहू कैसी आई है। आज की घटना को तो बस उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अगले दिन, अरे आज तो मैं 10 बजे ही उठ गई। वेल डन ऋषा, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती हूँ। ऋषा अपनी ससुराल में पहले ही दिन से देर से सोकर उठी और लगभग 11 बजे तक वो रेडी होकर नीचे गई। आ गई तू? थोड़ी और देर में आ जाती, अभी तो बहुत जल्दी आ गई तू। माँ जी, वो मैंने सोचा कि ससुराल का पहला दिन है तो जरा जल्दी उठ जाऊं। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई है मेरे घर में। अरे बेवकूफ, 11 बज गए और तू बोल रही है कि आज तू जल्दी उठ गई है। अरे संगीता को देख, अपनी जेठानी को, उसे उठे हुए 5 घंटे होने को आए हैं। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ वो पहले उठ गई होंगी, लेकिन आजकल की जनरेशन को जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं जेनजी हूँ और हमारे जनरेशन के लोग देर से ही उठते हैं। अब ये जेनजी क्या होता है? चल जो भी हो, जल्दी से जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। तेरे जेठ और ससुर जी आते ही होंगे तो कुछ भी अच्छा सा बना लेना, सारा सामान रसोई में ही है। शांता की बात सुनकर ऋषा खामोशी से रसोई में आ गई और उसने अपनी पहली रसोई बनाने का काम शुरू किया। मैं क्या बनाऊं पहली रसोई में? एक काम करती हूँ, सभी के लिए मोमोज, नूडल्स और पिज्जा बना देती हूँ। वैसे भी मैं इसी सब में माहिर हूँ। ऋषा ने ऐसे बोलकर सभी के लिए ट्रेडिशनल फूड के बजाय नई जनरेशन के पसंद के खाने जैसे पिज्जा, मोमोज और नूडल्स वगैरह बना दिए। कुछ देर बाद जब सभी खाने को बैठे, बहू ये सब तूने क्या बनाया है? ये धागे, ये क्या चीज है? और ये बॉल जैसा? माँ जी, ये सब जेनजी की पसंद के पकवान है, आप खाओ, आपको भी अच्छे लगेंगे। वो सब तो सही है ऋषा, लेकिन ये सब है तो जंक फूड ही ना। इतना जंक फूड क्या सेहत के लिए सही होता है? बिल्कुल भाभी, मैं तो सारा दिन यही सब खाती थी मायके में, आप जरा सा खाने में हिचकिचा रही हैं। बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाए हैं तुमने तो ऋषा। ये मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस की हुई सबसे बेस्ट पहली रसोई है। इसका क्या अच्छा है? आजकल के बच्चों को तो ना जाने क्या क्या अच्छा लगता है। संगीता बहू, मेरे लिए तो तू 2 पराठे डाल ला। वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, मोमोज। मैं इसकी चटनी से खा लूंगी। बहू, मेरे लिए भी बना देना। संगीता, इतना सब तो ये मैं भी नहीं खा पाऊंगा, तो मेरे लिए भी पराठे ही बना देना। सभी के पराठों की फरमाइश हो गई, क्योंकि ऋषा और उसके पति के सिवा कोई भी जेनजी मेंबर घर में नहीं था। कुछ इस तरह से ऋषा की पहली रसोई हुई। अब ऋषा की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। कुछ जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी, लेकिन ऋषा गैर जिम्मेदार थी, इसलिए उसे हर काम को याद दिलाना पड़ता था।
अरे नहीं, ये ऋषा भी ना कभी टाइम से काम ही नहीं करती। अभी तक इसने खाना भी नहीं बनाया, जाकर कहना पड़ेगा। संगीता ने ऋषा को जाकर बोला, तब जाकर उसने खाना बनाया। दोपहर का खाना बनाना अब उसी के जिम्मे आ गया था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या, मिर्ची का डब्बा तो खाली है, नमक भी खत्म हो गया। ऋषा, ऋषा। जी भाभी। ऋषा, ना डब्बे में मिर्ची है ना ही नमक। हाँ भाभी, वो खत्म हो गए हैं। खत्म हो गई तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं भूल गई भाभी। लो कर लो बात। अरे तुझे इतनी जरूरी चीजें भी याद नहीं रही बहू, हद है। अरे ये कोई बड़ा शहर नहीं है जो यहाँ रातों को सामान मिल जाए। सब कुछ वक्त से लेना पड़ता है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ याद रहे तभी तो तुम कुछ हमें बताओ। ना जाने कैसी ही बहू आ गई है मेरे घर में, तो एक जितनी समझदार है तो दूसरी उतनी ही नासमझ। शांता ने आज भी ऋषा को ऐसे ही बहुत सुनाया। रोजाना ऋषा को ऐसे ही उसकी लापरवाहियों की वजह से डांट पड़ती थी और घर में उसे सब यही समझते थे कि वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, जी मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए, लेकिन कैसे? सरकारी योजना के तहत आए हैं, आप चाहें तो उन्हें निकाल भी सकती हैं। बस अपने फोन पर आए हुए 6 नंबर के कोड को बता दीजिए। जी। संगीता ने एक फ्रॉड कॉलर को अपना ओटीपी कोड बता दिया, जिसका नतीजा ये आया कि कुछ देर बाद ही उसे बैंक से फोन आया और वो बोले, देखिए आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है। अब आप या तो निकाले गए 1 लाख रुपए वापस कीजिए, नहीं तो आपको 3 साल की जेल की सजा होगी। क्या? लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसे आए थे और मैंने तो कुछ नहीं निकाला है। संगीता की ऐसे ही काफी देर उलझी रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बाद में ये बात परिवार में भी खुल गई और तब फिर जेंजी बहू बोली, भाभी इस तरह के फोन कॉल्स फ्रॉड होते हैं। आपको जो भी हो किसी से अपना ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब फोन मुझे दिखाइए। ऋषा ने फोन को हाथ में लिया और कुछ देर में ही उसने इस परेशानी को सुलझा दिया। लीजिए भाभी, अब सब कुछ सही है। तूने क्या किया बहू? कुछ नहीं, बस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उस नंबर की जांच करके उसे पुलिस को दे दिया। अब हमें कुछ नहीं देना होगा, पुलिस उन फ्रॉड को खुद ढूंढ लेगी। वाह, मान गए तो जेंजी बहू। आज के इस ऋषा के काम से सभी को काफी खुशी मिली। बस फिर क्या था, अब ऋषा की भी कला को सभी ने जान लिया था कि उसका दिमाग आज की लड़कियों की तरह था। धीरे धीरे ऋषा अपनी भाभी से घर के काम भी सीख रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।